Hello to all students. Today we are starting again biology chapter genetics. Students, previous online classes में हमने मेंडल का थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिव्यन के नियम का अध्ययन किया था। आज हम बैकक्रॉस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं, संकरण ही है एक प्रकार का। तो आज हम जो बिंदु ले रहे हैं वो है बैकक्रॉस। बैकक्रॉस हिंदी में इसे कहेंगे संकर पूर्वज, ये बोल सकते हैं हिंदी में संकर पूर्वज संकरण। देखो, सामान्य अगर हम इसका अर्थ देखें, यदि F1PD, देखो इससे पहले जो मेंडल के वंशांगति के नियम पढ़े हैं हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, उसमें F1 जनरेशन का निर्माण किया था। इस प्रकार की F1 जनरेशन बनाई थी हमने, कैपिटल T स्मॉल t के पौधे का क्रॉस यानी संकरण दोनों जनकों का अर्थ है प्रभावी और अप्रभावी। एक को ऐसे दर्शा सकते हैं, एक को ऐसे दर्शा सकते हैं। में से एक के साथ किया जाता है तो इसे बैकक्रॉस कहते हैं। देखो दोबारा, वंस अगेन, यदि F1 जनरेशन F1PD, इस रूप में हमने दोनों प्रभाविता पृथक्करण के नियम में दर्शाया। पौधों का क्रॉस दोनों जनकों, इसे बोलेंगे डोमिनेंट होमोजाइगस, इसको बोलेंगे रिसेसिव होमोजाइगस। प्रभावी संयुग्मनजी अप्रभावी संयुग्मनजी के साथ करवाया जाता है, उसे बैकक्रॉस कहते हैं। देखो ऐसे इसको एक छोटे से लाइनर फिगर से हम दर्शा सकते हैं। जैसे ये है F1PD, एक हम करते हैं प्रभावी जनक, ऐसे बोलेंगे इसे। दूसरा है F1PD, इसका भी क्रॉस यदि अप्रभावी जनक, जिसको ऐसे बोलेंगे। इन दोनों में से किसी एक के साथ हम करवाएंगे, तो एक के साथ करवाएंगे उसे बैकक्रॉस कहते हैं। ये तो इसका हम बोल सकते हैं लाइनर फिगर। अब इसका अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ बैकक्रॉस। संकर पूर्वज संकरण के टाइप्स, मोस्टली 2 टाइप्स हैं इसके, 2 प्रकार हैं जिनको हम ये बोल सकते हैं। एक है आउट क्रॉस, एक है टेस्ट क्रॉस। ये तो है बैकक्रॉस। फर्स्ट इसका है आउट क्रॉस। सेकंड इसका जो टाइप्स है वो है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस को ऐसे दर्शाएंगे हम, एक लीनियर फिगर में लें तो ये है F1PD का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, तब इसको ऐसे दर्शाएंगे, इसको ऐसे दर्शाएंगे अपन। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखो इसको यदि लीनियर फिगर में हम दर्शाएं, F1PD किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, अप्रभावी जनक के साथ। F1PD को ऐसे दर्शाते हैं, अप्रभावी जनक को ऐसे दर्शाते हैं। तो ये इसके 2 मुख्य टाइप्स हैं। पहला देखो हम लें, पहला टाइप्स जिसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस, हिंदी में बोलेंगे इसे बाह्य संकरण। ये बोल दिया हिंदी में बाह्य संकरण।
अब देखो इसको अगर हम लीनियर फिगर में दर्शाएं तो ऐसे दर्शाएंगे, F1PD का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? प्रभावी जनक के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। ये इसकी परिभाषा, ये सामान्य अर्थ है। जब F1PD का प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं उसे आउट क्रॉस कहते हैं। ये देखो ऐसे कर बोलेंगे, इस प्रकार के क्रॉस में F1PD के पादप कैसे दर्शाएंगे? ऐसे कैपिटल T स्मॉल t का संकरण प्रभावी जनक कैपिटल T से करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण या आउटक्रॉस कहते हैं। ऐसे इसका ये लीनियर फिगर F1PD और प्रभावी जनक। देखो दोबारा हम लें F1PD, इसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट पेरेंट। इसको दर्शाएंगे ऐसे कैपिटल T स्मॉल t, इसको दर्शाएंगे ऐसे। नेक्स्ट प्रोसेस हम लेंगे मियोसिस, तो दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक ये, इससे समान बनेंगे दोनों, ये भी ले लेते हैं। प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा बन रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बन रहे हैं। उन संरचनाओं को बोलते हैं गैमेट, हिंदी में बोलेंगे युग्मक। इनमें क्या करवाएंगे? अब सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग ये है, सेल्फिंग को एक स्क्वायर द्वारा दर्शाते हैं। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में भी ये बिंदु आया था आपके सामने कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रेजिनाल्ड सी पनेट, उन्होंने सबसे पहले इस स्क्वायर को समझाया था, इसलिए उनके सम्मान में इसको आजकल पनेट स्क्वायर कहते हैं। एक और हम ले लेंगे जैसे ये, तो दूसरी और F1 जनरेशन का आ जाएगा। यदि इसमें एक को हम मान लेंगे मेल तो दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल। जैसे ये को मेल माना तो ये साइड वाले आ जाएंगे फीमेल। इन दोनों का क्रॉस होगा, ये प्लांट बनेगा। प्लांट कैसा है? दोनों डोमिनेंट है, टोल है। ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो भी टोल बनेगा। यदि इन दोनों का करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, इसमें डोमिनेंट अपना लक्षण दर्शाएगा तो टोल। इसमें भी अगर हम देखें ये कैपिटल T स्मॉल t, तो ये भी प्लांट कैसा होगा? टोल। इसको अगर हम देखें दो रेशियो हैं इसके भी। जैसे पहला अगर हम लें फिनोटाइप, इसको बोलेंगे लक्षण प्रारूप। बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे लक्षण प्रारूप बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। देखो ये कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हैं, पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। फिनोटाइप क्या है? बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस के डिपेंड पर जो रेशियो दिया जाता है वो लक्षण प्रारूप है। देखो इसमें प्लांट एक तो कैसे हैं? टोल 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 टोल, तो ये आ जाएंगे 100% प्लांट कैसे हैं? टोल हैं। सभी पौधे लंबे हैं, ये बोल सकते हैं इसमें। दूसरा रेशियो अगर हम लें जीनोटाइप, क्या बोलेंगे इसे? जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे जीनोटाइप बोलते हैं, या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। देखो इसमें दोनों जीन समान हैं, इसमें भी दोनों जीन समान हैं, तो एक तो इस प्रकार के पौधे हो गए। इसमें नीचे वाले में देखेंगे कैपिटल T स्मॉल t, डोमिनेंट ये रिसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। दूसरे प्रकार के पौधे ये टोटल का कितने बने हैं? ऊपर 2, नीचे वाले भी 2 सेम है, तो ये बोल देंगे 2, ये 2, तो रेशियो आ जाएगा 1:1 कट करने पर। ये बोल सकते हैं 50% प्लांट हैं, कैपिटल T प्योर टोल हैं, शुद्ध लंबे हैं। 50% तो कैसे हैं? संकर लंबे हैं। तो ये आपका रेशियो है। अर्थ ध्यान में रखना है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। दूसरा एक्सटर्नल अपीयरेंस किसे कहेंगे? अब देखो दूसरा अगर हम लें इसमें, ये आ जाएगा टेस्ट क्रॉस। पहला तो लिया अभी
आउट क्रॉस, दूसरा आ जाएगा टेस्ट क्रॉस, हिंदी में बोलेंगे प्रिक्सन क्रॉस। देखो ऐसे लीनियर फिगर में दर्शाएंगे इसे। F1PD कैसे दर्शाते हैं इसे, ऐसे दर्शाते हैं। का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। अप्रभावी जनक को कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर में। इस प्रकार का जो लीनियर फिगर है उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो क्या है, जब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, जब F1PD कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रिक्सन क्रॉस कहते हैं। आगे देखो इसका अगर हम लीनियर फिगर हम बनाएं तो ये आ जाएगा आपका F1PD, ऊपर क्या है, अप्रभावी जनक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिसेसिव पेरेंट। इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन है, क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और बनने वाली संरचनाओं को क्या कहेंगे, वो उनको कहेंगे गैमिट। तो ये बन रहे हैं युग्मक, ये वाले। इन गैमिट्स में क्या करवाएंगे, अब सेल्फिंग करवाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है सेल्फिंग, और सेल्फिंग के फलस्वरूप पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये पनेट स्क्वायर है। एक और ले लेंगे अपन F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन, यदि F1 जनरेशन को मेल मान रहे हैं इन पौधों को, तो अप्रभावी वाले कैसे हो जाएंगे, फीमेल, ये फीमेल। यदि इन दोनों का परस्पर क्रॉस होता है तो एक प्लांट कैसा होगा, कैपिटल T स्मॉल t। ऐसे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। इन दोनों का होगा तो स्मॉल t, प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ, बोना होगा। इन दोनों का क्रॉस होगा तो कैपिटल T स्मॉल t, प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। इन दोनों का होगा तो कैसा होगा, कैपिटल स्मॉल t, प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। अब देखो अगर इसमें लें, पहला डालें जीनोटाइप, हिंदी में क्या बोल देंगे, जीन प्रारूप। दूसरा रेशियो क्या लें, फिनोटाइप, इसको क्या बोल देंगे हिंदी में, लक्षण प्रारूप। पहला अगर हम जीनोटाइप लें, सामान्य अर्थ क्या है, जीनी संरचना को देखकर दिया जाता है, यानी यहाँ हम जीनी संरचना का अध्ययन करेंगे। देखो इन दोनों प्लांट में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये बोल सकते हैं डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। ये पौधे हैं, एक तो कितने हैं, 1 और 2, 2 पौधे हैं ऐसे। यहाँ देखो स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ये बोल सकते हैं रिसेसिव 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 रिसेसिव। ये भी कितने हैं, 2 हैं, ये भी 2। कट करेंगे तो क्या आएंगे, 1:1। ये तो रेशियो आएगा। प्लांट अगर परसेंटेज में देखें तो 50% प्लांट कैसे हैं, कैपिटल T स्मॉल t यानी डोमिनेंट रिसेसिव वाले हैं। 50% कैसे हैं, रिसेसिव ही हैं। ये है जीनोटाइप, किसका, आउट क्रॉस का है, टेस्ट क्रॉस का। देखो नेक्स्ट फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप कैसे करते हैं डिफाइन, बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है। यानी बाहर से अगर हम प्लांट को देखेंगे तो ये प्लांट कैसा है, टोल है, ये भी कैसा है, टोल है। एक तो हम लेंगे टोल, हिंदी में क्या बोलेंगे, लंबे। दूसरा ड्वार्फ, बोने, बोने यानी इस पहचान को, इस प्लांट को अगर हम देखें तो कैसा, बोना है, ये भी बोना। तो दूसरा हम ले लेंगे ड्वार्फ यानी बोना। अब देखो टोल कितने हैं, 1, 2, ये भी प्लांट 2 हैं। ड्वार्फ भी 1 और 2, ये भी 2 है। कट करेंगे तो आएगा 1:1, यानी
टेस्ट क्रॉस में जो फिनोटाइप है वो भी यही आता है। 50% प्लांट कैसे हैं, अगर परसेंटेज में पूछें कि टेस्ट क्रॉस में कितने % प्लांट लंबे होते हैं 50%, कितने % प्लांट बोने होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, वो 50% प्लांट। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है। देखो दोबारा अगर हम लें टेस्ट क्रॉस, हिंदी में क्या कहेंगे, परीक्षण क्रॉस। जब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं उसे क्या बोल देंगे, टेस्ट क्रॉस। F1PD को मेंडल के प्रभाविता के नियम, पृथक्करण के नियम में ऐसे हमने दर्शाया, अप्रभावी जनक को स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। ये इसका चेकर बोर्ड है या फ्लो चार्ट है या लीनियर फिगर हम बोल सकते हैं। F1PD ऐसे दर्शाते हैं अप्रभावी जनक। अब देखो अगली प्रक्रिया क्या है, मियोसिस सूत्र विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, ये गैमेट बनाए, इनमें परस्पर क्या होगी, सेल्फिंग करवाते हैं। तो एक और ले लेते हैं F1 जनरेशन, यदि इसको मेल मान रहे हैं तो अप्रभावी जनक वाले कैसे हो जाएंगे, फीमेल से शो करते हैं। यदि इन दोनों में क्रॉस होगा तो कैपिटल T स्मॉल t टॉल होगा प्लांट, इन दोनों में क्रॉस होगा तो स्मॉल t प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। यदि इन दोनों में क्रॉस होगा तो कैपिटल T स्मॉल t टॉल होगा। दोनों में टॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट है पहले वाला, ये अपना लक्षण दर्शाएगा, ये रिसेसिव ये लक्षण नहीं दर्शा पाता है। देखो लास्ट अगर हम देखें स्मॉल t क्या प्लांट बनेगा, ड्वार्फ प्लांट बनेगा। यदि इसका जीनोटाइप देखें, जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है, ये कैपिटल T स्मॉल t ऐसे प्लांट हैं, एक कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, कितने प्लांट हैं, 2, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ये भी कितने हैं, 2, कट करेंगे तो 1:1। 50% प्लांट कैसे हैं, कैपिटल T स्मॉल t, अगले 50 कैसे हैं, स्मॉल t। अब देखो फिनोटाइप या बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर जो दिया जाता है उसे फिनोटाइप कह देंगे। यहाँ देखो टोल कितने हैं, 1, 2, यानी बाह्य रूप से अगर हम देखेंगे तो 2 पौधे हमें लंबे नजर आ रहे हैं, 2 पौधे कैसे नजर आते हैं, बोने नजर आ रहे हैं। टोल कितने हैं, 2, ये रे 2, ड्वार्फ कितने हैं, ये दोनों ड्वार्फ हैं, कट करेंगे तो 1:1, यानी रेशियो 1:1 है। दूसरा 50% प्लांट कैसे हैं, अगर परसेंटेज के बेस पर हम देखेंगे तो टोल 50% प्लांट कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। तो ये आज का जो टॉपिक हमने लिया था बैकक्रॉस, उसके दोनों टाइप्स हैं। अब देखो छोटा सा पार्ट हो रहा है इसमें, उसमें अगर हम देखें कि मेंडलवाद की पुनः खोज, मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई, किसने की, कितने वर्ष पश्चात की, ये अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है आपका, छोटा सा टॉपिक है ये, डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल ने आनुवंशिकता के जो भी नियम गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करके दिए उन्हें मेंडलिज्म कहते हैं। ध्यान रहे, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके, स्टडी करके जो 3 इनहेरिटेंस के लॉ दिए उन्हें मेंडलिज्म कहते हैं। देखो ये बोल सकते हैं इसमें, मेंडल द्वारा प्रस्तुत इनहेरिटेंस लॉ, वंशांगति के नियम, अबाउट यानी लगभग 35 वर्ष, ये टर्म ध्यान में रखनी है आपको, तक 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे, यानी इस ओर लोगों का ध्यान नहीं था। उसके कुछ ऐसे कारण माने जाते हैं। एक तो अगर हम ये माने कि मेंडल ने जिसमें एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें एक चार्ल्स डार्विन प्राकृतिकविद थे, उन्होंने एक पुस्तक रिलीज की थी उस समय अपनी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किस नेचर में नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसलिए लोगों का ध्यान मेंडल के नियमों की ओर न होकर जाति की उत्पत्ति पुस्तक की ओर था। लोगों में जिज्ञासा थी कि नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती, उसको समझाया था चार्ल्स डार्विन ने। दूसरा, मेंडल ने जो भी अपने रिजल्ट दिए थे, जो भी परिणाम उन्होंने सुझाए थे, वो उनमें जटिलता अधिक थी, यानी
उस समय लोगों को जटिल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं था, इसलिए भी लोग उनके नियमों को समझ नहीं पाए। तो ये मुख्यतः और भी कारण थे, मुख्य दो कारण थे। लोगों का ध्यान चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की तरफ था, जिज्ञासा थी उस पुस्तक के बारे में। इनके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी जटिल थे, मैथमेटिक्स बेस्ड थे, सांख्यिकी बेस्ड थे, इसलिए 35 वर्ष तक लोगों का इस ओर ध्यान नहीं था। इसलिए इनके जो नियम हैं इनहेरिटेंस के लॉ वो उपेक्षित रहे। इसके बाद तीन वैज्ञानिकों ने सन 1900 में, ये सन भी ध्यान में रखनी है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई थी, 1900 में, सन 1900 में। मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। कौन कौन थे? एक तो थे, इसी चैप्टर में कुछ आएंगे इनमें से, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, 11th क्लास में आया आपके सामने। इन्होंने आइनोथेरा लेमार्कियाना पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरे थे, एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के थे एरिक वान शेरमेक, इन्होंने अलग अलग पौधों पर प्रयोग किए थे। तीसरे थे जर्मनी के, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसे, कल ये बिंदु लेंगे। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, मेंडल के जो नियम थे उनकी अपवाद, उनके एक्सेप्शन पढ़ेंगे कल से। उसमें फर्स्ट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके एक्सेप्शन लेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, इन्होंने मेंडल के नियमों की आलोचना की थी, कुछ एक्सेप्शन इन्होंने सुझाए थे और वो एक्सेप्शन कल हम लेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन्होंने जिस पौधे पर प्रयोग किया है वो पौधा था स्वान पुष्प, इसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, उस पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तीन वैज्ञानिक थे, अलग अलग कंट्री के थे, हॉलैंड के थे हुगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के शेरमेक थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे। तीनों ने अलग अलग पौधों पर प्रयोग किए थे। इन्होंने किस पर किए थे? आइनोथेरा लेमार्कियाना पर। इन्होंने अलग अलग पौधों पर प्रयोग किए थे। इन्होंने मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, स्वान पुष्प कहते हैं या इसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, उस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये पुनः कितने वर्ष के पश्चात, लगभग कितने वर्ष तक मेंडल के नियम उपेक्षित रहे थे? 35 वर्ष तक। उसके दो कारण मैंने चार्ल्स डार्विन का और जटिलता का बताया। कब हुई पुनः खोज, ये ध्यान कर लेना, सन 1900 में। आगे के जो चैप्टर हैं, परिसंचरण के चैप्टर में दोबारा ये सन आएगी आपके सामने। वहाँ ब्लड ग्रुप की खोज मानी जाती है सन 1900 में। मानव में रुधिर वृक्क की खोज, एक वैज्ञानिक हम पढ़ेंगे कोल लैंड स्टीनर, इन्होंने सन 1900 में रुधिर वृक्क की खोज की थी। तो दो बड़ी खोज हैं 1900 में, एक तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज, या ये बोल सकते हैं मेंडलवाद की पुनः खोज। किसने की थी? इन तीन वैज्ञानिकों ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी। एक बिंदु ये ध्यान में रखना है कि अलग अलग पौधों पर प्रयोग करके थी, एक पौधे पर प्रयोग नहीं किए थे। तीनों के अलग अलग पौधे थे, सिमिलर पौधे नहीं थे। एक ही परिणाम तक ये पहुंचे थे जो सन 1900 से लगभग 35 वर्ष पहले मेंडल पहुंचे थे, उसी निष्कर्ष पर ये पहुंचे थे। अतः इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडलवाद का पुनः खोजकर्ता कहा जाता है, या मेंडल के नियमों के पुनः खोजकर्ता में इन तीन वैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है, जो कि हुगो डी ब्रीज है। आगे म्यूटेशन पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन थ्योरी दी थी इन्होंने, किस पर? आइनोथेरा लेमार्कियाना पर। इसके पश्चात ये इसी चैप्टर में आएगी कार्ल कोरेंस, ये अपूर्ण प्रभाविता का पढ़ेंगे, प्रभाविता के नियम की आलोचना है वो इसने सुझाई है। एरिक वान शेरमेक, इसने अलग पौधे पर प्रयोग करके ये दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिंदु लिए वो हैं बैक्रोस, ये बैक्रोस लिया था, इसकी डेफिनेशन, इसके दोनों टाइप्स, ये टाइप्स आए थे आपके सामने, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। फिर में आउट क्रॉस का चेकर बोर्ड, इसकी डेफिनेशन, इसका फ्लो चार्ट। इसके पश्चात हमने लिया था टेस्ट क्रॉस,
दूसरा बैक्रोस का टाइप्स, इसका डेफिनेशन, इसका टेस्ट करो, इसका पनेट स्क्वायर, दोनों का जीनोटाइप फिनोटाइप, और लास्ट में जो कुछ अंश में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, हिंदी में इसको बोल देंगे मेंडलवाद की पुनः खोज, या और भी बोल सकते हैं मेंडल के नियमों की पुनः खोज। कितने वर्ष? इतने वर्ष तक के पश्चात। कब? 1900 में। नेक्स्ट डे हम मेंडल के जो भी लॉज हैं, उन लॉज के जो भी एक्सेप्शन हैं, जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन देंगे आलोचना, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।